Good evening, everyone. So, in the last class, we have started our Indian polity, and I have given you all the basics that what is constitution and what is a state, okay, how executive, how legislative, and how judiciary works, okay, how to control a constitution, ठीक है ना? So, we are going forward, and today I'm going to uh, today I'm going to start uh, the next topic, which is constitutionalism. Okay, I've tell little bit in the previous lecture also, but now I will tell you more that what is constitutionalism. So let me tell you that केवल कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होना ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, ठीक है ना? मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया भी था कि जब कोई गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, वो लोगों को सर्व कर रही है, व्हेन द गवर्नमेंट सर्व पीपल और डजेंट एक्सप्लॉइट देम, उनका शोषण नहीं करती है, तो इट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है ना? मतलब इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट्स की जो पावर है, गवर्नमेंट की पावर है, वो लिमिटेड रहेंगी, है ना, डिटेल्ड रहेंगी, डिफाइंड रहेंगी, और जो लोगों के राइट्स हैं, पीपल्स राइट्स विल आल्सो बी लिमिटेड एंड डिफाइंड, ठीक है ना? तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स अ सिस्टम हैविंग लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एक लिमिटेड रहेगी, है ना? मतलब एक ऐसा गवर्नेंस सेटअप जिसमें पावर्स जो हैं रिस्ट्रिक्टेड हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो अनलिमिटेड गवर्नमेंट्स रहती हैं, इनके पास ह्यूज पावर रहती हैं, वो जो ह्यूज पावर रहती है वो कुछ लोगों में रहती है ना? द अनलिमिटेड गवर्नमेंट कंसंट्रेट ह्यूज पावर्स इन वन ऑफ फ्यू हैंड्स, ठीक है ना? जो कि इवेंचुअली इनकरेज कर सकता है मिस यूज़ ऑफ पावर और करप्शन, इनकरेजमेंट, है ना? लोगों का शोषण हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये होता है कि लिमिटेड पावर्स हों और डिफाइन हो, ठीक है ना? रिस्ट्रिक्शन भी हो उन पे, और लोगों के जो राइट हों वो भी लिमिटेड हों, ठीक है ना? तो ये सेम टू सेम लिखा हुआ है सामने कि हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ नॉट constitutionalism. It means a system having a limited government, that is a governance setup whose power is not unrestricted and arbitrary. Unlimited government concentrate huge powers in one or few hands, ठीक है ना? Which may eventually encourage misuse of power, corruption, encouragement on liberty of common man, ठीक है ना? तो कुछ प्रोविज़न है जो कि इंश्योर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, ठीक है ना? जैसे फर्स्ट आपको दिख रहा है डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर डेमोक्रेसी से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो ऑफकोर्स लोगों ने चुना है, लोगों के द्वारा बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा हमारे प्रियम्बल में दिखता है, ए सीन इन अवर प्रियम्बल, है ना? बाय द पीपल ऑफ इंडिया, द सेम इज़ रूल ऑफ लॉ, देर विल बी सेपरेशन ऑफ पावर, है ना? कुछ लोगों के बीच में नहीं रहेगा, पावर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगी, चेक्स एंड बैलेंसेज होते रहेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगी, ठीक है ना? हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू रहेगा, फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना? सो द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक बहुत ही छोटा टॉपिक है एक्चुअली, बट कभी कभार ये एग्जाम में पूछा गया है, ओके? तो द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नॉट ओनली प्लेसेस लिमिट्स ऑन पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑन द राइट ऑफ पीपल ऑल्सो, ठीक है ना? अगर हम किसी भी कंट्री की जैसे नॉर्मली बात करें कि जिसमें कंट्री में जो पावर में गवर्नमेंट है उसकी पावर्स मतलब उनकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड एंड डिफाइन हो, और लोगों के राइट्स भी डिफाइन हो, तो अगर प्रॉपर एक ग्राफ की बात करें तो ऑफकोर्स 0% पे नॉर्थ कोरिया रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जीरो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना? कुछ भी नहीं मिलता है। फिर आते हैं अपन लोग पाकिस्तान एज यू नो कि आर्मी मेनली कंट्रोल करती है, तो ऑफकोर्स वहाँ भी लोगों को दबाया जाता है, राइट्स वगैरह उतने प्रॉपर नहीं है। इंडिया एंड देन यूएसए एंड 100% पर परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा अपना इकॉनमी में रहता है कि मिक्स इकॉनमी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी, कितना परसेंट क्या रहता है, उस टाइप से ही सेम ये है ना? तो शायद आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में समझ में आ गया होगा। लिखना जैसे है तो प्रॉपर डेफिनेशन भी दी हुई है, आपको सामने दिख रही है, और आप वीडियो पॉज करें एंड यू कैन राइट इट डाउन। वैसे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट फिर भी
और प्रॉपर तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या हैं। इफ़ समबडी आस्क यू दैट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैं प्रॉपरली वही चीज़ें बता रहा हूँ ओके जो एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है ना, अपन प्रॉपर वही पढ़ रहे हैं। ठीक, सो द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते क्या हैं। पहली बात, द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ द नेशन स्टेट। नेशन के मतलब अपने जो देश है या स्टेट है, मैंने बताया जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड ऑफकोर्स जुडिशरी मिलके बनाती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है कि आइडियोलॉजी क्या है, फिलोसफी क्या है, सिद्धांत क्या है किसी भी नेशन का। नंबर सेकेंड, ये सारे के सारे लॉस को वैलिडेट करता है। आई हैव टोल्ड यू कि सारे के सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही बनाए जाएंगे, उसके अंडर ही बनेंगे। एंड नंबर थर्ड इज इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क तैयार करके देता है। और जो इंटर रिलेशनशिप हैं कई सारे ऑर्गन्स की गवर्नमेंट की, उसके बारे में भी बताता है, डिफाइन करता है। ठीक है ना, तो ये फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है ना, देखिए वी नो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, है ना, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भी हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं, सब रटने ही का रहता है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ओके कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नवंबर 1946 में बनी थी, है ना, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था। उसके बाद नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी। ठीक है ना, तो जिसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वॉज द अंतरिम प्रेसिडेंट। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया, है ना। 13 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, और ये दिए हुए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, है ना। प्रॉपर तरीके से आई विल टेल यू अबाउट इट, अलग से बता दूंगा, बट अभी आपके बाद ये समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी नवंबर 1946 में बनी। किसके कारण बनी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, उसके अंडर इसको बनाया गया, उसके रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को ही, जिसके जो अंतरिम प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग हुई, जिसमें प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। ठीक है ना, जो फर्स्ट सेशन हुआ वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक, अगर मेंबर्स की बात करें तो स्टार्टिंग में 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है ना, जिनमें से कुछ मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल असेंबली से लेकर के आए थे, जो कि आजकल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, 296, और जो 93 थे उसमें मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट के द्वारा। ठीक है ना, इसमें सिख, मुस्लिम, जनरल 3 कैटेगरी बनाई गई थी। और जब पाकिस्तान फॉर्म्ड हो गया उसके बाद जो 389 में से 90 जो वेंट वो पाकिस्तान चले गए थे, वेंट टू पाकिस्तान, तो टोटल 299 बने। ठीक है ना, मेजर अगर कमेटीज़ की बात करें, ठीक है ना, मेजर कमेटीज़ की बात करें तो टोटल 13 मेजर कमेटीज़ थी। ठीक है ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर साहब जिसके हेड थे। और ये 20 शायद डेट, हाँ 29 अगस्त 1947 को ये बनी थी, जिसने अपना जो ड्राफ्ट था वो अक्टूबर 1947 में रेडी कर दिया था। ठीक है ना, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर को, एंड 26 जैन को ये लागू हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेन पॉइंट्स है वो यही है जो आई हैव टोल्ड यू। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और आता है, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपनी थी, जो कि संविधान अपना बनाया गया। ठीक है ना, इसके बाद हम कुछ सोर्सेज की बात कर लेते हैं, है ना। सोर्सेज यू हैव टू रिमेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको एक्ट्स के बारे में नहीं बताया है, जो भी एक्ट्स आए थे, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो या मार्लियामेंटो हो या मॉडर्न कुछ स्पोर्ट है, बट वो हिस्ट्री में पढ़ा जाता है, इसलिए इसमें अपन लोग ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है ना, बट लेट मी टेल यू कि अगर सोर्सेज की बात करें, ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमने कहाँ से क्या लिया हुआ है। ठीक है ना, तो मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो आया था, उससे क्या क्या लिया गया है, तो फेडरल स्कीम ली गई है, जो फेडरल सिस्टम होता है पूरा का पूरा वो लिया गया है। ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया है। इतने भी इमरजेंसी प्रोविज़न है वो 1935 से लिया गया, क्योंकि अपन ने 1935 भी खुद इतना बड़ा एक्ट था कि अपन ने सीधे उठा के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रख लिया था, है ना। तो सबसे बड़ा पार्ट वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आया है, बट मेन पॉइंट्स जो है अपन ने लिए वो फेडरल स्कीम ली है, या ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, इमरजेंसी प्रोविज़न लिए हैं। ठीक है ना, अगर हम कनाडा की बात करें तो हमने कनाडा से एक्चुअली हमने क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज से पॉइंट उठा लिए थे जो हमें अच्छा लगा। ठीक है ना, तो हमने कनाडा से क्या लिया है, हमने फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है। रेसिड्यूरी पावर लाइज विद सेंटर,
ये कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से अपन ने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिया है, जो कि इमरजेंसी के टाइम जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं वो अपन ने जर्मनी से लिया है। अभी अपन पढ़ेंगे, इमरजेंसी पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे डिटेल में पूरा, तो उसमें आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। यूके से अपन ने रूल ऑफ लॉ लिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि यूके से क्या लिया हुआ है। यूके से रूल ऑफ लॉ लिया है अपन ने, यूके से अपन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, यूके से अपन ने लॉ मेकिंग प्रोसेस ली है, सिंगल सिटीजनशिप ली है अपन ने, और प्रोसीजर जो स्टेबलाइज बाई लॉ है वो जापान से लिया है। ठीक है ना। यूएसए से एक्चुअली जितना भी मेनली जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह रहेगा, कोर्ट से रिलेटेड रहेगा, उसको अपन ने यूएसए से ही लिया हुआ है। ठीक है ना। जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ये भी यूएसए से है। जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए से है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्रेसिडेंट विल बी सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, और वाइस प्रेसिडेंट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ अपर हाउस। ये अपन ने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। ठीक है ना, कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपर हाउस का चेयरपर्सन रहेगा। ठीक है ना। अभी इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में, बट अभी आप इतना समझ लो। ठीक है ना। आयरलैंड से अपन ने इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है। ठीक है ना। डीपीएसपी भी लिया है अपन ने आयरलैंड से। ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से अपन ने कंकरेंट लिस्ट लिया है, या जो आर्टिकल 108 है, ज्वाइंट सेटिंग रहता है, वो भी जिसका हेड एक लोकसभा अध्यक्ष रहता है, जो कि इसकी वो करता है, हेड रहता है ज्वाइंट सेटिंग का। ठीक है ना। इसके बाद फ्रांस से अपन ने रिपब्लिक लिया है। साउथ अफ्रीका से की जो वोटिंग रहेगी 2/3 मेजॉरिटी से रहेगी, वो लिया है। ठीक है ना। जापान से अपन ने जो वर्किंग है सुप्रीम कोर्ट की, वो अपन ने जापान से ली है। समझ में आ रही है यार। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कंट्रीज से उस टाइम उठा ली थी, क्योंकि हमें जल्दी तैयार करना था, और असेंबली जल्दी लगी हुई थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल लगे थे इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, असेंबली को, है ना। तो इन्होंने सब यहाँ वहाँ से सब कुछ उठाया हुआ था। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लंबा है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑफकोर्स बंद बड़ा होगा ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ली हैं अपन ने, हर देश से अपन ने तो एक 2 4 चीज़ें उठाई हैं, तो ऑफकोर्स इट विल बी द लेंथीएस्ट एंड बल्कि। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लेंथीएस्ट। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है वो खुद ही इतना बल्कि था, समझ में आ रहा कि नहीं, वो वैसे ही इतना बड़ा था, और वही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, कोर है। ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच itself was very bulky is the core of Indian constitution. Number second point, in Indian constitution, just let me read the line, then I will dictate you about this line. Okay, पहले पढ़ लूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर accompanied by limitation, unlike American constitution where the limitation had to be read into the rights by the judiciary from case to case basis. हुआ गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है ना, उनकी लिमिटेशन जो है वो लिखी हुई हैं, एक एक चीज़ लिखी हुई है। जबकि जो जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर क्या फंडामेंटल राइट्स डिफाइन है, बट उनकी जो लिमिटेशन है उसमें जुडिशरी केस बाय केस से डिफाइन होती जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर फंडामेंटल राइट की लिमिटेशन 10 लाइन 20 लाइन लिखी हुई हैं। तो ये भी एक कारण है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बल्कि बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब उस टाइम एक्चुअली हुआ क्या था कि जो मतलब बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी जब वो बनी थी 1946 में, तो वो सॉवरेन बॉडी नहीं थी। सॉवरेन का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सॉवरेन का मतलब होता है कि भैया नो बडी इज़ अबव यू, आप ही टॉप हो, हमसे ऊपर कोई नहीं रहेगा, हम जो फैसला करेंगे वही रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो स्टार्टिंग में एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रिटिश ने बनाई थी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंडर आई थी, और ये केवल डिसॉल्व की जा सकती है ब्रिटिश के द्वारा। बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना सोवरेन कैरेक्टर पास कर लिया था, पा लिया था। कैसे? एक रेजोल्यूशन पास किया था दैट ओनली इट कुड डिसॉल्व इट सेल्फ, दैट टू व्हेन रेजोल्यूशन इन दिस रिगार्ड इज पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी आफ्टर पासिंग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 15 अगस्त 1947। भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करा लिया अपने ही मतलब उससे सोवरेन कैरेक्टर ले लिया कि ये तभी डिसॉल्व होगी जब एक स्पेशल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। वो भी कब? जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 15 अगस्त 1947 को जब वो पास होगा उसके बाद ही। और इस असेंबली ने अपना अज्यूम कर लिया था फुल सॉवरेन कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक आता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट आपको डेट याद रखनी है कि 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया था
एंड 22 जैन 1947 को यह पास हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड किया था, पुट फॉरवर्ड किया था, ठीक है ना। और एक्चुअली होता क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिप्रेजेंट ही किया गया था इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है ना। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है ना। यही जाके आगे प्रीएम्बल भी हमारा बनेगा, क्योंकि दिखाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश चलेगा कैसे। जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946 को इसको फॉरवर्ड किया था, और 22 जैन 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। जो मेन पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो ये थे कि इंडिया भी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक एक सोवरेन रिपब्लिक बनेगा। अभी मैं सबके बारे में बताऊंगा एक एक करके, बट फिर भी अभी आप याद रखो कि इंडिया इज टू बी इंडिपेंडेंट होगा भैया, डेमोक्रेसी रहेगी, सोवरेन रिपब्लिक बनेगा। नंबर सेकंड, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, और जो पावर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहेगा सेंटर और स्टेट में। नंबर थर्ड, फ्रीडम ऑफ थॉट रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा, बिलीफ रहेगा, फेथ रहेगा, वर्शिप रहेगा, वोकेशन रहेगा, एसोसिएशन एक्शन, यानी पूरी फंडामेंटल राइट्स की इन्होंने बात कर दी, ठीक है ना। ये दर्शा रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है ना। नंबर फोर्थ, एडिक्वेट सेफ गार्ड रहेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज़ के लिए, ठीक है ना। एक राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस रहेगा वर्ल्ड में, और हम भैया वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए वर्क करेंगे, प्रमोशन करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये पंडित नेहरू ने फॉरवर्ड किया था, ये आपको याद रखना है, डेट दोनों याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 एंड 22 जैन 1947, ठीक है ना। और ये एक्चुअली क्या है, ये बता रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं द नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है एक्चुअली कई सारे लोगों में कि रिटन और अनरिटन में क्या डिफरेंस है। तो लेट मी टेल यू, होता क्या है, जैसे इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक सिंगल बुक है, ठीक है ना, पूरी की पूरी बुक है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और जितने भी लॉ बनेंगे वह इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही बनेंगे। ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक सिंगल बुक रहेगी, ठीक है ना, और उसके अंडर जितने भी लॉ बनेंगे वो सारे के सारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही बनेंगे, ठीक है ना। जबकि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या रहता है, ऐसा नहीं है कि उसमें लिखा नहीं रहता है कुछ भी, उसको सिर्फ बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट एक प्रॉपर बुक नहीं है जो कि बताएगा कि भैया इसके अंडर अपन ने कोई भी लॉ बनाया एंड देन वी हैव टू मैच की कॉन्स्टिट्यूशन का इस आर्टिकल का मिसयूज़ हो रहा है और ये लॉ बन रहा है तो उसको वो कर दो, ठीक है ना। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि डिफरेंट लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4 एंड लॉ 5 मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सारे के सारे लॉ सिमिलर कहे जाएंगे, और कलेक्शन ऑफ लॉ जब रहेगा वो यूके पार्लियामेंट पास कर देगा, तो इसको बोलेंगे अपन लोग क्या, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिटन में तो ऑफकोर्स एक बुक है, बट अनरिटन में भी लिखे रहेंगे, बट सारे के सारे लॉ मिलके ही जब यूके पार्लियामेंट उन लॉ को पास कर देगा तो वो मिलके बना देंगे क्या, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर फर्स्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन whose articles and provision are codified into a single legal document। एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है ना। और जो प्रोविजन ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में नहीं रहेंगे कि किताब बना दी और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। आया समझ कि नहीं आया। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जनरली इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम रहेगा, बट पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं रहेगा। सुप्रीम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा, बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट सुप्रीम रहेगा। क्यों रहेगा, जैसे यूके में लॉ बने, लॉ को पास कौन कराएगा, पार्लियामेंट कराएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नंबर थर्ड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इज एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये है कि ये बनाया गया है, दैट इज इट वॉज क्रिएटेड बाई अ स्पेशल बॉडी। जैसे इंडिया के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया एक फिक्स डेट पे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया भैया। एंड द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इनेक्टेड, इट्स इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इवॉल्व किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लॉ मिलके उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इट वॉज नॉट क्रिएटेड बाई अ सिंगल बॉडी, बट इट वॉज अ ज्वाइंट एफर्ट ऑफ मैनी ओवर एन पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे लॉज आए मिल के उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया, तो वो कहलाएगा क्या, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अगला पॉइंट,
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है, जो जुडिशरी होती है ना, वो पावर्स एंजॉय करती है। क्यों करती है? क्योंकि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, बुक एक है, तो उसके हिसाब से किसी भी लॉ को अनवॉइड डिक्लेयर कर सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के तहत ये लॉ वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? जैसे जुडिशरी, ये सामने लिखा हुआ भी है, इन रिटन जुडिशरी जनरली एंजॉयज वाइड पावर्स वेयर इट कैन डिक्लेयर एन एनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट और एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। ठीक है ना? जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर्स रहती हैं, एज इट कैन नॉट डिक्लेयर एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर एट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप लेजिस्लेचर के एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लॉज पूरे बने और उनको यूके या जहाँ भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उस पार्लियामेंट ने उसको पास कराया, तो जुडिशरी उसको कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड घोषित कर सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन रिटन डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। ऑफकोर्स प्रॉपर डिस्टिंक्शन रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे लॉज के बीच में, बट इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन बिटवीन ईच एंड एवरी इनेक्टमेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, यूके पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो भैया वो अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहलाया जाएगा, वो लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? अगला पॉइंट, लेट मी टेल यू, होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अवर यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, और इसके अंडर स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, यहाँ तक कि 29 स्टेट्स तक इसमें आ रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपनी बुक है, वह यूनियन गवर्नमेंट को फेडरल स्ट्रक्चर देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर दे रही है। वही पॉइंट नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव बर्थ टू फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, या कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी गवर्नमेंट भी बता सकता है कि भैया सेंटर बस रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा यूनिटरी पॉलिटी को ही बर्थ देगा। आया समझ? लास्ट पॉइंट ये है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, है ना, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। एक बार जो लिख दिया उसी के हिसाब से चीज़ें चलना है, अमेंडमेंट भी हो सकता है, बट फिर भी चलना तो उसी के हिसाब से है ना। जबकि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट चूज कर रही है ना, लॉस को पास कर रही है, बना रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है ना? जैसे अभी मैंने बताया इस पॉइंट में कि भैया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों हो सकता है, जबकि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगा। फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों हो सकता है, जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगा। होता क्या है, लेट मी टेल यू अबाउट रिजिड, कि रिजिड का मतलब क्या, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए, वेयर इन चेंजेस कैन नॉट बी ब्रॉट ईजिली इन अ फेडरल सेटअप, किसी भी फेडरल सेटअप में अगर चेंजेस, बदलाव जो हैं वो आसानी से नहीं आ पा रहे हैं, तो इसको रिक्वायर्ड है द अप्रूवल ऑफ सेंटर एज वेल एज स्टेट, दैट टू विथ अ स्पेशल प्रोसेस एंड स्पेशल मेजोरिटी। कोई भी लॉ पास होना है, अगर उसको अप्रूवल ऑफ सेंटर चाहिए, स्टेट चाहिए, स्पेशल प्रोसेस एंड स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, इसका मतलब वो रिजिड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबकि जो फ्लेक्सिबल में क्या होगा, आसानी से सिंपल प्रोसेस से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, फेडरल, है ना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड रहते हैं। ठीक है ना? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा यूजुअली रिजिड रहते हैं। तो इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का। कुछ लॉज बहुत ही आसान है, कुछ चीज़ें आसानी से सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाती हैं, कुछ में स्पेशल मेजोरिटी भी लगती है। आई विल टेल यू अबाउट इट व्हेन द टॉपिक्स विल कम, बट अभी आप केवल इतना समझो कि इंडिया जो है वो मिक्स है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, सिंस सर्टेन प्रोविजन कैन बी अमेंडेड और चेंज बाय सिंपल प्रोसेस एंड सिंपल मेजोरिटी, वेर इज अदर प्रोविजन कैन बी चेंज ओनली विद द स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल प्रोसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? जबकि फेडरल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता है बहुत ही रिजिड होता है, उसमें स्पेशल लॉ सब कुछ चाहिए पड़ता है। ठीक है ना? जबकि जो इंडिया है वो मिक्स है, जैसे इंडिया इज अ मिक्स इकॉनमी, वैसे इंडिया एक मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। द नेक्स्ट थिंग इज कि फेडरल और यूनिटरी में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फेडरल फेडरल बोल रहा हूँ, बट आखिर फेडरल है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लेट मी टेल यू, फेडरल का मतलब होता है इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैन को एग्जिस्ट, दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेंगी एंड नन ऑफ देम इज इंफीरियर टू अदर। ठीक है ना?
दोनों में से कोई एक दूसरे से बढ़ के नहीं रहेगा और दोनों अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेंगी। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, केवल एक सुप्रीम गवर्नमेंट रहेगी, दैट इज सेंटर। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल रहेगी। दो स्टेट गवर्नमेंट आर देयर। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट रहेंगी लेकिन वो केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ही रहेंगी सेंटर का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटी, लेट मी टेल यू कि इन फेडरल पॉलिटी देयर मस्ट बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल में जो भी फेडरल रहेगा वहाँ पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए विच मस्ट ऑल्सो बी रिजिड एंड कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, थ्रू इट कैन बी रिटन और अनरिटन कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। द नेक्स्ट पॉइंट इन इज दैट फेडरल सिस्टम में देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट, कि अगर सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया तो एक आर्बिट्रेटर की तरह काम करेगा ना सुप्रीम कोर्ट। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी नॉट दैट पावरफुल। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लैंड जुडिशरी कैन नॉट ओवरटर्न एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर के एक्ट को जुडिशरी ओवरटर्न नहीं कर सकती यूके में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इसीलिए वी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है कि रिजिडिटी एंड लीगलिज्म वर टू सीरियस वीकनेस ऑफ फेडरल अरेंजमेंट। ठीक है ना, रिजिडिटी और लीगलिज्म जो है ये दो बहुत ही सीरियस वीकनेसेस हैं फेडरल अरेंजमेंट के, अम्बेडकर साहब के बारे में। ठीक है ना, इसीलिए ही डिडेंट वांट इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड अ फेडरल अरेंजमेंट। ठीक है ना, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया एक प्रॉपर फेडरल अरेंजमेंट हो। ठीक है ना, रादर यूज द, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रादर यूज द यूनियन ऑफ स्टेट सो दैट नो स्टेट गेट द, एक बार और मैं आपको रीड कर देता हूँ, शायद दिक्कत जाएगी मैं आपको। देखो, रिजिडिटी और लीगलिज्म वर टू सीरियस वीकनेस ऑफ फेडरल अरेंजमेंट। ये किसने बोला? अम्बेडकर साहब ने बोला। इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया ही डिडेंट वांट इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड अ फेडरल अरेंजमेंट। टोटल फेडरल अरेंजमेंट नहीं चाहते थे वो होना। ठीक है ना, इसीलिए उनने यूज़ किया यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट, सो दैट नो स्टेट गेट द राइट टू सीड ब्रेक डाउन। मतलब ऐसा नहीं कोई भी स्टेट बाहर चला जाएगा। फेडरल पॉलिटी में क्या होता था कि दो गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करेंगी और दोनों एक दूसरे से बराबर रहेंगी बिल्कुल। ठीक है ना, और पावर दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से लेंगी। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि भैया रिजिडिटी जो है वो एक बहुत ही वीकनेस है फेडरल अरेंजमेंट की, अम्बेडकर साहब के अनुसार। इसीलिए उन्होंने बोला इंडिया को कि इंडिया इज़ अ क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिससे इंडियन जो फेडरेशन है यूनियन है, सेंटर पावरफुल है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू कि आप देख रहे हो कि अगर फेडरेशन है, फेडरल पॉलिटी है, इसका मतलब क्या है? सैलेड है, मतलब सैलेड में क्या रहता है? सब कुछ रहेगा उसमें, गाजर भी रहेगा, मूली भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो फेडरेशन में सबकी वैल्यू बराबर है। ठीक है ना, तो वो फेडरेशन होगी। जबकि यूनियन ऑफ स्टेट में क्या है भैया, अपन दाल मखनी की बात कर रहे हैं, सब कुछ उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है ना, मतलब है उसमें स्टेट्स भी हैं बट जो सेंटर है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। आया समझ कि नहीं आया? थोड़ा हल्का फुल्का दिक्कत जाएगा आपको समझने में, बट द थिंग इज़ कि आप बस इतना समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एंड रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज सिंपल मेजॉरिटीज़। हम बात करेंगे कोई भी लॉ सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास होगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है ना, सो लेट मी टेल यू। फर्स्ट थिंग इज सिंपल मेजॉरिटी। इंडिया में लोकसभा 545 मेंबर्स हैं। ठीक है ना, और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है ना, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जितने भी प्रेजेंट हैं उस टाइम उपलब्ध हैं, इनकी अटेंडेंस है और वोट कर रहे हैं, अगर उनसे 50% से ज़्यादा आता है तो वो सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी। आया समझ की नहीं आया? प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। अगर हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करें, अगर टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस जितनी भी है उसके 50% से ज़्यादा अगर निकाल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाएगी। ठीक है ना, इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है
इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस है सपोज 545 है, ठीक है ना, और उसमें से अगर अपन लोग वैकेंसीज को घटा दें, मतलब जो मर गए, जिन्हें रिज़ाइन कर दिया, डिस्क्वालीफाई हो गए, उसका अगर 50% से ज़्यादा वोटिंग में आ रहे हैं तो वो कहलाएगी क्या? इफेक्टिव मेजोरिटी कहलाएगी। एंड द वन एंड द लास्ट इज स्पेशल मेजोरिटीज। इसमें दो केस रहते हैं। पहला कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस में रहेगी अब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब्सोल्यूट मेजोरिटी का मैंने अभी मतलब बताया कि 50%, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप और हाउस। टोटल मेंबरशिप उस हाउस में कितने मेंबर्स हैं उसके 50% एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहलाएगी। और स्पेशल मेजोरिटी का फर्स्ट केस रहेगा या तो भैया 2/3 मेंबर्स रहेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, या फिर 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस अगर वो वोटिंग दे रहे हैं तो वो कहलाएगा कि अपना स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है ना। तो I've told you all the basics about majority, written, unwritten constitution, and rigid constitution या flexible, federal, unitary, ठीक है ना। एंड थोड़ा बहुत आई हैव टोल्ड यू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, है ना, वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया सब कुछ। एंड फ्रॉम टुमारो और इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट parliamentary system, presidential system, then what are the difference between Indian system and UK system, okay, then Indian federal system का नेचर क्या है, लिस्ट वगैरह कैसी क्या होती है, इंडिया फेडरल क्यों है, ठीक है ना। उसके बाद आई विल टेल यू अबाउट सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन फेडरल सिस्टम का फीचर्स क्या क्या हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग अबाउट our constitution before I will start our preamble, ठीक है ना। सो देन यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड एवरी सिंगल टर्म जो कि हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं, एंड आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। सो थैंक यू सो मच। और अपन आगे मिलते। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अभी अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ कि इक्विटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, सोवेरेनिटी क्या है, सोशलिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, जो शायद बीच बीच में टर्म मैंने यूज़ किए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी आई विल टेल यू अ लॉट अबाउट दैट, डिटेल में अपन बात करेंगे। और अभी फंडामेंटल राइट्स और जो स्टार्टिंग है वो सब शुरू होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि चीज़ों को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और एक बात और, जो भी मैं बता रहा हूँ आप प्लीज़ लक्ष्मीकांत से एक बार देखते जाएं। कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रही है, समझने में कहीं भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं एंड आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं।